हेलो स्टूडेंट। हमारी एमसीक्यू की सीरीज जो चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो प्रश्नों का संग्रह है उसमें हम काल और क्रिया से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मूल धातु और यौगिक धातु। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु दो प्रकार की, मूल धातु, यौगिक धातु। मूल धातु क्या होती है और यौगिक धातु क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो मूल धातु वे धातु जो दूसरे पर आश्रित नहीं होती हैं। मूल धातुएं जो है क्या है, दूसरे पर आश्रित नहीं होती हैं, अर्थात वो स्वतंत्र होती हैं। जैसे कि देख, खा, चल, ये धातु मूल धातु है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु दो प्रकार की, मूल धातु और यौगिक धातु। तो मूल धातु स्वतंत्र होती हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। वे एग्जाम्पल की दृष्टि से देख, खा, चल। और यौगिक धातु क्या होती हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यौगिक धातु प्रत्यय जोड़ करके हम उन्हें बनाते हैं। यौगिक धातु का हम निर्माण प्रत्यय जोड़ करके करते हैं। जैसे कि देख लेते हैं, देख ना, देख में ना प्रत्यय जोड़ करके देखना। खा ना, चलना। इस प्रकार हमने देख लिया कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। जैसे देख, खा, चल, रह। और यौगिक धातु वे धातुएं जो प्रत्यय जोड़ करके उनका निर्माण हम करते हैं। देख में ना प्रत्यय जोड़ करके देखना, चल में ना प्रत्यय जोड़ करके चलना, खा में ना प्रत्यय जोड़ करके खाना, रह में ना प्रत्यय जोड़ करके रहना। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर जो है ए होगा। तो कौन कौन से वे दो भेद होते हैं जो रचना की दृष्टि से क्रिया के हैं? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। तो देख लेते हैं कि सकर्मक क्या है। सकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो सकर्मक क्रिया कर्म की प्रधानता होती है, यानी सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म की प्रधानता होते हुए क्रिया के कार्य का फल सीधे कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया के कार्य का फल जो है कर्म पर पड़ता है। तो सकर्मक क्रिया कर्म के साथ होती है और क्रिया का जो कार्य होता है वह सीधे कर्म पे पड़ता है। देखते हैं अकर्मक क्रिया। कर्म की प्रधानता नहीं होती। कर्म की प्रधानता नहीं होती है। अकर्मक क्रिया में जो है कर्म की प्रधानता नहीं होती है, यानी अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। इसमें कार्य का जो जो कार्य करने क्रिया का जो है, इसमें क्रिया का कार्य सीधे जो है कर्ता पे पड़ता है, यानी कर्म की प्रधानता सकर्मक क्रिया में होती है, अकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती है। यानी अकर्मक क्रिया क्या है कि क्रिया के कार्य का फल सीधे जो है कर्ता पर पड़ता है। क्रिया के कार्य का फल सीधे अकर्मक क्रिया में कर्ता पर, इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। तो इस प्रकार रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की हुई, सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक विदाउट कर्म यानी बिना कर्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? यानी
क्रिया धातु का मूल रूप होता है। क्रिया क्या होता है? धातु का मूल रूप होता है, यानी वह मूल शब्द जिसमें विकार होने से क्रिया बनती है, तो वह मूल शब्द क्या है? धातु है। यानी धातु क्रिया का मूल रूप है। तो मूल शब्द विकार होने से क्रिया बनती है, तो वह मूल शब्द क्या है? धातु है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो है आंसर ए होगा। धातु क्रिया का मूल रूप है, वही मूल शब्द है जिसमें विकार होने से क्रिया बनती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई और नया अर्थ देने वाली क्रिया को कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक धातु, धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। तो उससे बनी हुई नई अर्थ देने वाली क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया यानी दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी हुई है और नया अर्थ देती है, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर जो है सी होगा। तो जान लेते हैं संयुक्त क्रिया क्या है। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के अंतर्गत ही संयुक्त क्रिया आती है। तो हम देख लेते हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार जो है, समान क्रिया है, अनुकरणात्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु, नामबोधक, पूर्वकालिक, तात्कालिक, कृदंत, यौगिक और सहायक। यानी प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? अभी हमने पढ़ा कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो दो, सकर्मक और अकर्मक। अब प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो प्रयोग के आधार पर निम्न प्रकार की क्रिया होती है: सामान्य क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम बोधक क्रिया, पूर्वकालिक, तात्कालिक, कृदंत, यौगिक और सहायक, 11 प्रकार की। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई और नया अर्थ देने वाली क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया क्या है? प्रयोग के आधार पर, यानी हम दो धातु यानी दो क्रिया का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो ये संयुक्त क्रिया हो रही है। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया निम्न प्रकार की हुई: सामान्य, अनुकरणात्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु, नामबोधक, पूर्वकालिक, तत्कालिक, कृदंत, यौगिक, सहायक। उन्हीं क्रियाओं में से ये संयुक्त क्रिया है जो दो या दो से अधिक धातुओं से बनी हुई है और नया अर्थ देती है। इस प्रकार 68 का आंसर सी हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य का चयन कीजिए। प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना, किसी कार्य को करने के दूसरे से करवाना, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। अभी हम पढ़े प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार, उन्हीं क्रियाओं में से ये है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य का चयन करना है। राम काम करता है, तो राम स्वयं काम करता है, किसी से नहीं करवा रहा है। राम कोई काम कराता है, राम किसी कार्य को दूसरे से करा रहा है। यानी राम जो है किसी कार्य को किससे करा रहा है? दूसरे व्यक्ति से। तो ये क्रिया जो है प्रेरणार्थक क्रिया हुई। दूसरे से किसी कार्य को करवाना प्रेरणार्थक क्रिया, स्वयं न करके अन्य व्यक्ति से करवाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इस प्रकार 69 का आंसर बी हुआ, क्योंकि इसमें राम काम स्वयं ना करके किसी अनादर से करवाता है, तो ये क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। द्विकर्मक क्रियार्थक जिसमें दो कर्म हो, यानी दिए गए निम्न वाक्यों में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन करना है जिसमें दिए गए दो कर्म हो। तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो? मुझे और चित्र, यानी तुम मुझे, तो यहाँ जो है दो कर्म हो रहा है, यानी तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो? तुम जो है मुझे दिखला रहे हो, लेकिन किसका चित्र? तो मुझे और चित्र। द्विकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ता है।
द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया का प्रभाव जो है दो कर्मों पर पड़ता है। वे दो कर्म कौन होते हैं द्विकर्मक क्रिया में? एक मुख्य कर्म होता है, दूसरा जो है गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म क्या है? मुख्य कर्म जो है क्रिया के पास होता है, यानी दिखलाना ये क्रिया है, क्रिया के पास चित्र है, चित्र क्या हो गया? चित्र जो है मुख्य कर्म हो गया, चित्र मुख्य कर्म हो गया। और मुझे ये गौण कर्म है, क्रिया से दूर है, ये कर्ता के समीप होता है। गौण कर्म जो है कर्ता के समीप होता है, जबकि मुख्य कर्म जो है क्रिया के समीप होता है। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, एक कर्म जो है क्रिया के समीप होता है, दूसरा कर्म जो है कर्ता के समीप होता है। तो मुख्य कर्म क्रिया के समीप होता है, जबकि गौण कर्म जो है कर्ता के समीप होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर जो है ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, गुरु ने शिष्य को पोथी दी, इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है? शिष्य तथा पोथी जो है ये क्या है? तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा वही चीज है, यहाँ पे भी गौण कर्म और मुख्य कर्म को इसमें पहचानना है, कौन सा कर्म गौण कर्म है, कौन सा कर्म मुख्य कर्म है। तो हमने देखा कि क्रिया के समीप वाला कर्म जो है मुख्य कर्म और कर्ता के समीप वाला कर्म जो है गौण कर्म था। तो गुरु ने शिष्य को पोथी दी, पोथी दी ये क्या है? मुख्य कर्म है, और शिष्य जो है गौण कर्म हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन 71 का आंसर जो है ए हो गया, यानी गुरु ने शिष्य को पोथी दी। राम ने सोहन को किताब दी, तो राम क्या हो गया? कर्ता है, सोहन जो है गौण कर्म हो गया, और किताब जो है क्या हो गया? मुख्य कर्म हो गया। किताब दी, तो किताब दी, दी क्या है? क्रिया है, तो क्रिया के समीप जो कर्म होगा वह मुख्य कर्म होगा, और जो कर्म कर्ता के समीप होगा वह गौण कर्म होगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? उसने नहाकर भोजन किया, मतलब एक कार्य जो है पहले हो चुका है, एक क्रिया को उसने पहले कर लिया है, दूसरा क्रिया किया। तो इस क्रिया में क्या है? कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होती है, तो यह जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर जो है बी होगा। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है, एक क्रिया का पहले हो जाना, दूसरी क्रिया का होना। उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। उसने टीवी देख करके पढ़ाई की, या उसने पढ़ाई करके टीवी देखी, तो एक क्रिया पहले हो जा रही है, फिर दूसरी क्रिया शुरू हो रही है। तो पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया का पहले हो जाना, दूसरी क्रिया का आरंभ होना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर जो है बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है? जो अनुकरणात्मक क्रिया अनुकरण, ध्वनियों का अनुकरण करके बनाई गई क्रियाएं जो है, जो वास्तविक ध्वनि हो या कल्पित ध्वनि, इन ध्वनियों का अनुकरण करके बनाई गई क्रियाएं जो है अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे मिमियाना, हिनहिनाना, फड़फड़ाना, ये क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है, जबकि झुठलाना जो है अनुकरण नहीं है। मिमियाना, हिनहिनाना, फड़फड़ाना ये ध्वनि है, ये किसी न किसी की ध्वनि है जिसका अनुकरण करके अनुकरणात्मक क्रिया का निर्माण किया गया है, जबकि झुठलाना जो है कोई ध्वनि नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर जो है अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, तो ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, यह वाक्य किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। यह किस प्रकार की क्रिया है? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, यानी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया में दो समानार्थक या समान ध्वनि वाली क्रियाएं होती हैं। मिलते जुलते, पढ़ा लिखा या खाना पीना, इस प्रकार की क्रियाएं जो है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया होती हैं। और ये पुनरुक्त संयुक्त क्रिया का एक प्रकार है। तो संयुक्त क्रिया जो है कितने प्रकार की होती है? तो संयुक्त क्रिया का भी प्रकार होता है। संयुक्त क्रिया जो है प्रयोग के आधार पर एक क्रिया थी,
उसी प्रकार संयुक्त क्रिया के भी प्रकार हैं, और संयुक्त क्रिया के प्रकार में जो है 11 होते हैं, जो हम यहाँ जान लेते हैं कौन कौन से संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं। आरंभ बोधक, दूसरा समाप्ति बोधक, तीसरा अवकाश बोधक, चौथा अनुमति बोधक, पांचवा नित्यता बोधक, छठा आवश्यकता बोधक, 7 निश्चय बोधक, 8 क्या है, इच्छा बोधक, 9 देख लेते हैं, अभ्यास बोधक, 10वां जो है शक्ति बोधक, 11 जो है यही है 11 क्या है, पुनरुक्त संयुक्त। इस प्रकार ये संयुक्त क्रिया के प्रकार हैं। अभी हमने देखा था कि प्रयोग के आधार पर हमने कई क्रियाओं को पढ़ा था। सामान्य, अनुकरणात्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, नाम धातु, नामबोधक, तात्कालिक, पूर्वकालिक, ये सभी क्या थे, प्रयोग के आधार पर क्रियाएं थी। उसी प्रकार संयुक्त क्रिया भी प्रयोग के आधार पर थी। तो संयुक्त क्रिया का ये प्रकार है, क्या है, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। इस प्रकार संयुक्त क्रिया के ये 11 प्रकार हो गए, 11 प्रकार हो गए। उन्हीं प्रकार में से ये पुनरुक्त संयुक्त क्रिया थी, जो पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, हमेशा पढ़ते लिखते रहो, इस प्रकार का। ये ऐसे शब्द जो है मिलते जुलते, पढ़ते लिखते, खाते पीते, इस प्रकार के शब्द जो है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएंगे। यानी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया की ये पहचान दिलाते हैं, इस प्रकार के शब्द मिलते जुलते, पढ़ते लिखते, खाते पीते। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर जो है सी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कौन से वाक्य में क्रिया अकर्मक है। हमने पढ़ा था कर्म के आधार पर क्रिया, यानी कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो कौन सी क्रिया अकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं है। राम खाता है, राम कुछ ना कुछ खाता होगा। क्या खाता है, रोटी खाता है, फल खाता है, क्या खाता है। राम गाता होगा, राम कोई ना कोई गाना गाता होगा। राम लिखता होगा, राम पत्र लिखता होगा, या जो कुछ भी लिखता होगा। लेकिन राम जाता है, राम क्या जाता है, नहीं। तो इसमें कर्म नहीं है। राम जाता है, कर्म नहीं है, इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है। इस प्रकार इस वाक्य में अकर्मक क्रिया दर्शाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, वह इस तरह चल रहा है जैसे उसे पाँव में चोट लगी हो। वह इस तरह से चल रहा है जैसे उसे पाँव में चोट लगी हो। उपर्युक्त वाक्य में क्रिया के भेद की पहचान कीजिए। ये भी एक प्रकार की क्रिया है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की स्थिति को प्रकट करता है, यानी क्रिया की स्थिति किस प्रकार है। जैसे वह इस तरह चल रहा है जैसे उसे पाँव में चोट लगी हो। वह इस प्रकार पढ़ रहा है जैसे उसे कुछ भी नहीं आ रहा हो। तो इस प्रकार के वाक्य जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण की जो है व्यक्त कर रहे हैं। जैसे वह इस तरह चल रहा है जैसे उसे पाँव में चोट लगी हो, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये स्थिति को प्रकट करता है, उस समय की स्थिति को शो कर रहा है, उस समय की स्थिति को बता रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर जो है सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। धातु।
यानी क्रिया का मूल रूप धातु है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप है। यानी धातु मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, घंटी बजने से पहले ही अभिजीत सभी उत्तर लिख चुका था। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? यानी घंटी बजने से पहले अभिजीत क्या कर लिया था? सभी उत्तर लिख चुका था। घंटी बजने से पहले ही, ये पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, ये संयुक्त क्रिया है। यानी घंटी बजने से पहले, वहां घंटी जो है अभी बजी नहीं थी, घंटी बजने ही वाली थी। दो क्रियाएं बताई गई हैं। घंटी बजने ही वाली थी, उस बजने से पहले ही अभिजीत ने उत्तर लिख चुका है। यानी घंटी का बजना, यहाँ उत्तर का लिखना, इसमें दो क्रिया को दर्शाया गया है। तो इसमें क्रिया हुई नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया हो जाती, दूसरी क्रिया स्टार्ट होती। जैसे खाना खा करके टीवी देखा, उसने खाना खाकर टीवी देखा, ये पूर्वकालिक क्रिया थी। और यहाँ घंटी बजने से पहले ही अभिजीत सभी उत्तर लिख चुका था। ये दोनों क्रियाएं, एक पहली क्रिया होने से पहले दूसरी क्रिया हो चुकी है। तो ये क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया है। इसमें दो क्रियाएं बताई गई, इसमें दो क्रियाओं के मेल से ये शब्द बना है, घंटी का बजना और उत्तर का लिखना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर जो है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षक विद्यार्थी को गणित पढ़ाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को गणित पढ़ाते हैं। तो इसमें वाक्य में क्रिया का प्रकार बताना है। ये किस प्रकार की क्रिया है? शिक्षक विद्यार्थी को गणित पढ़ाते हैं। विद्यार्थी को गणित पढ़ाते हैं, ये इसमें दो कर्म है। शिक्षक क्या करते हैं? एक तो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते हैं। तो इस वाक्य में हमें दो कर्म दिखाई दे रहा है, विद्यार्थी और गणित। शिक्षक विद्यार्थी को गणित पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, ये मुख्य कर्म हो गया, क्रिया के पास है। और विद्यार्थी गौड़ कर्म हो गया, जो कर्ता के पास है। शिक्षक कर्ता के पास वाले कर्म गौड़ कर्म कहलाते हैं, जबकि क्रिया के पास वाले कर्म को हम मुख्य कर्म कहते हैं। तो ये द्विकर्मक है, मुख्य कर्म और गौड़ कर्म। शिक्षक विद्यार्थी को गणित पढ़ाते हैं, द्विकर्मक क्रिया है ये। इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रदर्शित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 80, यात्री ने दौड़कर ट्रेन पकड़ी। वाक्य में दौड़कर किस प्रकार की क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। एक का करने के बाद दूसरा क्रिया हो रही है। यात्री ने दौड़कर, यानी दौड़कर ट्रेन पकड़ी, एक क्रिया हो चुकी है, दूसरी की, एक करने के बाद दूसरी की। तो ये क्रिया पूर्वकालिक है। पूर्वकालिक क्रिया तब होती है जब कर्ता एक क्रिया को करके, यानी समाप्त करके, पूर्ण करके उसी समय दूसरी क्रिया में प्रवेश करता है। उसने दौड़कर एक क्रिया कर लिया, दौड़कर ट्रेन पकड़ी, दोनों क्रियाएं साथ हो रही, लेकिन पहली क्रिया समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया में प्रवेश करना पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 81, परीक्षार्थी ने पढ़कर परीक्षा दी। ये भी पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि परीक्षार्थी ने पहले पढ़ाई की, पढ़ाई करने वाली क्रिया पहले हुई, फिर परीक्षा दिया उसने। तो पूर्वकालिक क्रिया में एक दोनों क्रियाएं साथ चल रही हैं, पहले उसने पढ़ा, फिर दूसरा उसने परीक्षा दी। तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, हार होने पर खिलाड़ी निराश हो गए। वाक्य में प्रयुक्त निराश हो गए क्रिया का क्या है? एक प्रकार है। क्रिया का प्रकार, किस प्रकार की क्रिया का प्रकार है? नाम बोधक। निराश होना, दुखी होना, इस प्रकार के जो है ये नाम बोधक क्रिया। और नाम बोधक क्रिया किस प्रकार की क्रिया थी? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमने कई क्रियाएं पढ़ा था, सामान्य, संयुक्त, तात्कालिक, पूर्वकालिक, ये सब क्रियाएं क्या थी? प्रयोग के आधार पर थी। उन्हीं क्रियाओं में से ये है, हार होने पर खिलाड़ी निराश हो गए या दुखी हो गए। ये क्या है? इस प्रकार के शब्द जो है नाम बोधक क्रिया को जो है दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83,
क्रिया के उस रूपांतर को जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। यानी क्रिया के द्वारा ही हम जो कार्य करते हैं तो उसका पहले पूर्ण हो जाना या आगे होना या अभी कार्य का चलते रहना, इस रूप को क्या कहा गया है? क्रिया के उस रूपांतर को जिससे उसके कार्य व्यापार या कार्य व्यवहार का जो समय है उसका पूर्ण होना अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होना या आगे होना, उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल क्या है? काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। काल के 3 भेद होते हैं। तो हमने जान लिया काल के 3 भेद कौन कौन से हैं। भूतकाल, पहला जो है वर्तमान काल, दूसरा जो है भूतकाल, तीसरा जो है भविष्यत काल। इस प्रकार जो है काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद माने गए हैं। वर्तमान, आगे देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से होने का पता चले उसे बीते हुए समय में संपन्न कौन सा काल कहते हैं? जो समय बीत चुका है उसमें हमारी क्रिया हुई है, बीते हुए समय में जो क्रिया हुई है उसे हम कौन से काल कहते हैं? यानी उस काल को हम किस नाम से जानते हैं जिसमें हमारी क्रिया क्या हो चुकी है? संपन्न हो चुकी है, बीत चुकी है। क्रिया के जिस रूप से होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? किस रूप में जानते हैं? तो हम उसे भूतकाल के रूप में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ क्रिया क्या हो चुकी है? संपन्न हो चुकी है, तो ये हमारा भूतकाल हुआ। और क्रिया जब चल रही है, यानी क्रिया अभी हम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम खा रहे हैं, इस प्रकार का जो है वर्तमान काल का, ये वर्तमान काल को प्रदर्शित करता है। वर्तमान काल में क्रिया का चलना, क्रिया अभी चल रही है, क्रिया का संपन्न होना नहीं दिखाता। क्रिया संपन्न नहीं हुई है, उसमें क्या है? क्रिया अभी चल रही है। तो इस प्रकार जो है हम वर्तमान काल को क्रिया का चलना, भूतकाल में क्रिया का संपन्न हो जाना, भविष्यत काल में क्रिया का आगे होना। तो हमारा काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के। पहला वर्तमान काल जो क्रिया चल रही है, दूसरा भूतकाल क्रिया का संपन्न हो जाना, तीसरा भविष्यत काल क्रिया का आगे होना। तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारण नहीं हुई है, उसे किस काल की क्रिया कहते हैं? यानी क्रिया का वह रूप जिस रूप से यह हमें पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी किंतु किसी कारणवश नहीं हुई, तो उसे किस काल की क्रिया हम कहते हैं? तो उसे हम हेतु मद भूत। यानी यहाँ हम जान लेते हैं कि भूतकाल के कितने प्रकार हैं, उसी प्रकार में से ये हेतु मद भूतकाल है। तो भूतकाल के जो है 6 प्रकार होते हैं। पहला एक जो है सामान्य भूत, आसन भूत, तीसरा पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, छठा जो है हेतु मद भूत। तो इस प्रकार भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार में से हेतु मद भूत काल यहाँ पे बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह भूतकाल में हो सकती थी किंतु होते होते वह रह गई। आगे बढ़ते हैं। सीता पढ़ रही होगी, काल का उपभेद है। इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा प्रकार है? तो अभी हमने पढ़ा कि भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। उसी प्रकार वर्तमान काल के भी प्रकार हैं। तो वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी जो है सामान्य भूतकाल, तात्कालिक भूतकाल, पूर्ण
सॉरी, तत्कालिक वर्तमान काल। हमने अभी वर्तमान काल का देख रहा है, इसके पहले हमने भूतकाल देखे। तो ये सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, और चौथा जो है संदिग्ध वर्तमान काल, और पांचवा जो है संभाव्य, जिसमें हम संभावना व्यक्त करते हैं। तो वर्तमान काल के कितने प्रकार हो गए? 5 हो गए। और हमने भूतकाल के कितने प्रकार देखा? 6 देखा। सामान्य और आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। और यहाँ हमने वर्तमान काल के कितने प्रकार देखे? 5। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो सीता पढ़ रही होगी, ये किस प्रकार का वर्तमान काल है? सीता पढ़ रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। संदेह व्यक्त किया जा रहा है, हमें पता नहीं है कि सीता पढ़ रही होगी कि नहीं, वर्तमान में सीता क्या कर रही होगी नहीं पता, तो हम संदिग्ध व्यक्त कर रहे हैं, उस पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। वाक्य में सीता के पढ़ने पर संदिग्ध व्यक्त किया गया है, तो इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। सीता पढ़ रही होगी वर्तमान में ही है, लेकिन सीता पढ़ रही होगी हमें कंफर्म नहीं पता है, हम उसको नहीं पता कि वो सीता पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। इस प्रकार इस वाक्य में सीता पढ़ रही होगी संदिग्ध वर्तमान है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? पूर्ण भूतकाल यानी कार्य समाप्त हो चुका है, या पूर्ण भूतकाल कार्य चल रहा होगा। वह काम कर रही थी, काम कर रही थी यानी अभी काम कर रही थी, चल रहा है, तो वह अपूर्ण भूतकाल हुआ। वह काम कर चुकी थी, ये पूर्ण भूतकाल है, इसमें काम हो चुका है, उसके काम करने की पूरी, उसने काम पूरा कर चुका है, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है कि वह काम कर चुकी थी, यानी यहाँ बताया गया कि उसका काम कंप्लीट हो चुका था, तो ये पूर्ण भूतकाल हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो है आंसर बी होगा। वह काम कर रही थी, ये अपूर्ण भूतकाल है, क्योंकि अभी वो काम कर ही रही है, चल रहा है, काम कर रही थी। उसने देख के आया था, उसने देख के आके यहाँ बताया है, वो भी काम देखते हुए आया है, इसलिए वह अपूर्ण भूतकाल है। काम कब का है? भूतकाल का ही है, लेकिन अपूर्ण भूतकाल। काम कर रही थी, काम हो रहा था, उसने देख करके यहाँ आकर बताया काम कर रही थी, वह अपूर्ण भूतकाल का। जबकि काम कर चुकी थी, उसने देखा काम कंप्लीट हो चुका था, यह पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 89, मोहन अभी आया है। मोहन अभी आया है वाक्य में क्रिया किस काल की है? आसन्न भूतकाल, तुरंत। मोहन अभी आया है, ये किस प्रकार का भूतकाल है? आसन्न भूतकाल, यानी मोहन तुरंत ही आया है। भूतकाल है, बीत चुका है, लेकिन तुरंत का। तो हमने भूतकाल के 6 प्रकार पढ़ा था, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो ये क्या है? आसन्न भूतकाल है, मोहन अभी आया है, आ चुका है, लेकिन अभी तुरंत प्रेजेंट में ही आया है, आसन्न भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90, मैंने आम खाया है, यह किस काल का उदाहरण है? मैंने आम खाया है, यह भी आसन्न भूतकाल है, क्योंकि उसने आम खा करके बताया, बीत चुका है, भूतकाल का है, लेकिन तुरंत ही हुआ है। मैंने आम खाया है, तुरंत ही उसने आम खा करके आके बताया कि मैंने आम खाया है, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में तुरंत। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 91, सुनीता नृत्य करती होगी। सुनीता नृत्य करती होगी, नहीं पता कि सुनीता नृत्य करती होगी कि नहीं करती होगी। यहाँ पे है संदेह प्रकट किया जा रहा है, इस वाक्य में संदेह प्रकट किया जा रहा है। तो वर्तमान काल के 5 प्रकार में क्या था? संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये जो है संदिग्ध वर्तमान काल, इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि सुनीता नृत्य करती होगी। सुनीता क्या करती होगी? नृत्य करती होगी, उसे पता नहीं, उसने संदेह व्यक्त करते हुए यहाँ बता रहा है सुनीता नृत्य करती होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 92, बच्चे टीवी देख रहे हैं, वाक्य का सही काल क्या है? बच्चे टीवी देख रहे हैं, ये काम अभी हो रहा है, काम पूर्ण नहीं हुआ, काम चल रहा है। बच्चे क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, ये काम अभी चल रहा है। तो वर्तमान काल, वर्तमान काल में कौन सा काम? अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि बच्चे टीवी देख रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस प्रकार का वाक्य जो है अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि इसमें कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, कार्य चल रहा है। वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 93, सारा सामान बिक चुका होगा, वाक्य का सही काल क्या है? सारा सामान बीत चुका होगा, इस वाक्य में सही काल क्या है? कौन सा काल दर्शाया गया है? सारा सामान बिक चुका होगा, बिक चुका होगा, पता नहीं है कि सामान बिका है कि नहीं, संदेह व्यक्त किया जा रहा है। सारा सामान बिक चुका होगा, संदेह, सारा सामान बिक चुका होगा। तो ये जो है बोल रहा है कि सारा सामान बिक चुका होगा। क्या होगा? सारा सामान बिक चुका होगा। ये भी संदिग्ध वर्तमान काल है, हम अभी व्यक्त कर रहे हैं, पता नहीं सामान बिका है कि नहीं, तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर डी, सारा सामान बिक चुका होगा, संदिग्ध वर्तमान। अभी हमने ऊपर में 2 एग्जाम्पल इसके देखे थे। सुनीता नृत्य करती होगी, पता नहीं, संदिग्ध क्या है? वर्तमान है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन के आंसर में भी प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है। सारा सामान बिक चुका होगा, यानी हमें पता नहीं है कि वो बिका है कि नहीं बिका है, हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं, अभी वर्तमान में चल रहा है, सामान बिक चुका होगा, तो यहाँ संदिग्ध वर्तमान है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये किस प्रकार का वाक्य का काल है? संदिग्ध भूतकाल। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, किस प्रकार के वाक्य का काल है? संदिग्ध भूतकाल। यानी हम बात कर रहे हैं यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ जो है संदिग्ध भूतकाल के बारे में बताया गया है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, हम बात कर लिए वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर ए। अवनीश गृह कार्य कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर अपूर्ण भूतकाल, वो अभी कार्य कर रहा था। अवनीश क्या कर रहा था? गृह कार्य कर रहा था, अपूर्ण भूतकाल, कार्य कंप्लीट नहीं हुआ। उसने आकर बताया कि अवनीश गृह कार्य कर रहा था। अवनीश क्या कर रहा था? गृह कार्य कर रहा था, तो वह भूतकाल, उसने देख कर आया है, यानी वो देख चुका है उस कार्य को, उसने करते हुए देखा है, ना कि कंप्लीट हुए। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर अपूर्ण भूतकाल होगा। अवनीश क्या कर रहा था? गृह कार्य कर रहा था। अवनीश खाना खा रहा था, अवनीश टीवी देख रहा था। इस प्रकार के वाक्य क्या है? अपूर्ण भूतकाल को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर सी, अपूर्ण भूतकाल। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये क्वेश्चन का आंसर 94 का देख लेते हैं। ये संदिग्ध वर्तमान काल होना चाहिए, इसको चेक करेंगे फिर आपको बताएंगे कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये बात हो रही है, तो यहाँ संदिग्ध वर्तमान होना चाहिए। इसका जो है हम अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। फिलहाल हम आंसर ए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी, वाक्य का काल क्या है? उड़ जाएगी, हम बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं। बूंद भाप बनकर उड़ गई, उड़ गई यानी हो चुका है। बूंद क्या है? हमने यहाँ पानी रखा, पूरा कटोरे का पानी भाप बन करके उड़ गया, तो वो भूतकाल की बात है कि बूंद का जो है, पानी का जो बूंद है भाप बनकर उड़ गया,
उड़ गया यानी काम हो चुका है, तो भूतकाल। ये भविष्य की बात कर रहा है कि बूंद भाप बन करके उड़ जाएगी, यानी भविष्य में होगा, बूंद भाप बन करके उड़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। ट्रेन दिल्ली से चली है, वाक्य का काल क्या है? ट्रेन क्या है? तुरंत चली है, आसन्न भूतकाल। ट्रेन क्या है? तुरंत चली है, तो इसमें आसन्न भूतकाल है। ट्रेन तुरंत चली है, आसन्न भूतकाल। जैसे वह आया है, वह तुरंत आया है। उसने खाना खाया है, तुरंत खाना खाया है, आसन्न भूत। तो इस प्रकार के वाक्य जो है आसन्न भूत है। ट्रेन दिल्ली से चली है, ट्रेन दिल्ली से तुरंत ही चली है, इस वाक्य में आसन्न भूत है। 97 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार उत्पन्न होता है, वे शब्द क्या कहलाते थे? विकारी शब्द कहलाते थे। और ये शब्द अव्यय क्या है? अविकारी। क्योंकि इसमें जो है लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से कोई विकार, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। इनमें कोई विकार नहीं दिखता। जबकि विकारी शब्द वे शब्द हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार या परिवर्तन देखने को मिलता था। जैसे कि हमने देखा था, वो क्या था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। उन शब्दों में जो है लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार उत्पन्न हो रहा था, तो वे विकारी शब्द थे। और यहाँ जो है जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार या उनके रूप में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, तो ये शब्द जो है अव्यय कहलाते हैं। कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, इस प्रकार के शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय किस प्रकार के शब्द हैं? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं मिलता। किसके कारण? लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, तो ये शब्द अव्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर जो है ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। जिस पर बल देना हो उस शब्द के ठीक बाद प्रयोग होता है, निपात। जैसे वह गया तो था, वह गया तो था, वह गया तो था। जिस पर बल देना हो उस शब्द के ठीक बाद प्रयोग होता है, यानी वह गया था। गया तो था, तो शब्द क्या है? निपात है। जिस पर बल देना हो उस शब्द के ठीक बाद गया था, उसको जाना तो था, जाना था, तो जाना शब्द पर हम बल दे रहे हैं, उसके बाद ये शब्द तो शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये शब्द क्या है? इस शब्द को हम निपात बोलेंगे। निपात शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिस पर बल देना होता है, उस शब्द के ठीक बाद प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 100। मैंने तो कुछ नहीं किया, प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? मैंने तो कुछ नहीं किया, तो क्या है? निपात। मैंने तो कुछ नहीं किया, तो शब्द क्या है? निपात है, क्योंकि यहाँ उस पर बल दिया जा रहा है। मैंने तो कुछ नहीं किया, तो शब्द निपात है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या शब्द है? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे खाता है, वह धीरे धीरे खाता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे काम करता है। यानी कोई काम, क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो यहाँ वह धीरे धीरे चलता है किस प्रकार का शब्द है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। किसकी? चलना की। चलना क्या है? क्रिया है। इसकी विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे खाता है, वह धीरे धीरे खाता है। खाने की विशेषता बताया जा रहा है, वह धीरे धीरे खाता है, वह धीरे धीरे चलता है। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर जो है सी होगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।
अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हमारा अभी तक का एमसीक्यू सीरीज संज्ञा सर्वनाम विशेषण काल क्रिया और वर्णमाला का हो चुका है। अगली क्लास में हम जो है संधि समास पर चर्चा करेंगे। तो आपको जो है इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नेक्सस एकेडमी को जो है ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं।